गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स के लिए जो हिंदी मीडियम है उसके लिए जो वीडियो चल रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम बात करते हैं। देखिएगा, कल का जो वीडियो था जिसके अंदर हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ चुके थे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में भी हम बात कर चुके थे, और आघूर्ण का मात्रक और विमा के बारे में भी हम कल डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा हमने किसी द्विध्रुव के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके बारे में भी हम बात कर चुके थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके अक्ष के ऊपर हम जब सोल्व कर रहे थे तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया था 2kp/r²। ठीक है, तो ये हम इलेक्ट्रिक किसी भी डाइपोल यानी द्विध्रुव के अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर चुके थे। आज हम बात करते हैं कि द्विध्रुव के निरक्ष यानी अगर द्विध्रुव एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है तो हम कोई बिंदु जो वाई अक्ष पर स्थित है वहाँ पर हमें क्या निकालना है, उसके द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं कि द्विध्रुव के निरक्ष पर या विषुवतीय रेखा के ऊपर विद्युत क्षेत्र, जैसे कि आपके पास जैसे ये एक द्विध्रुव है तो ये अगर हम यहाँ पर निकाल रहे हैं इसी के अक्ष पर कहलाता है ये। अगर हम इसके लंबवत निकाल रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, इसके निरक्ष या विषुवतीय रेखा पर क्या निकाल रहे हैं हम, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो वापस से देखो, मैं थोड़ा डायग्राम में समझाता हूँ आपको कि डायग्राम में क्या है कि जो दे रखा है आपको ए बी, ये ए बी एक द्विध्रुव है। ठीक है, जहाँ पर ए पर एक माइनस चार्ज रखा हुआ है और बी पर कैसा चार्ज रखा हुआ है, प्लस का चार्ज रखा हुआ है, और इस ए बी द्विध्रुव की कुल लंबाई कितनी है, 2a दे रखी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये ओ है, ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु हो गया। तो ये वाला दूरी और ये वाली दूरी ये क्या हो जाएगी, ए और ए हो जाएगी। ठीक है, अब इस द्विध्रुव के अक्ष पर निरक्ष पर यानी वाई एक्सिस पर हम मान लेते हैं कि इसके केंद्र से वाई एक्सिस पर ये आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। कौन सा बिंदु स्थित है, P बिंदु स्थित है। इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? अब देखिएगा, हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। इस -q चार्ज की वजह से इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किस दिशा में होगी, इस दिशा में, क्योंकि हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से तो दूर होती है और माइनस की ओर होती है। ठीक है, तो वापस से देखिएगा, इस -q1 की वजह से इस दिशा में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, E हमने मान लिया। ठीक है, इस B पॉइंट पर जो आवेश रखा है प्लस का Q, इसकी वजह से बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, अवे इससे दूर होगी, जिसको हमने किसके नाम से लिखा है, EB के नाम से लिखा हुआ है। ठीक है, ये समझ गए आप? यानी EA क्या हो गया, माइनस की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा, और EB क्या हो गया, प्लस चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि एक विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और एक विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, यानी दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग दिशा में है। ठीक है, तो पहले हम इसको इसके कंपोनेंट में यानी इनके घटकों में विभाजित करते हैं। कैसे कि जैसे मान लेते हैं कि हम इस विद्युत क्षेत्र के लिए, मैं थोड़ा नीचे करता हूँ इसको, यहाँ पर एक जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, इस तरह से है, ये EB की है। ठीक है बच्चों, और दूसरी किसकी है, ये EA की वजह से है। अब देखिएगा, हम इसको इनके घटकों में बांट लेते हैं। देखो, मान लेते कि ये वाला जो घटक है ये कितना हो गया, EB sin थीटा हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया, और ये वाला घटक कौन सा हो गया, EB cos थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है,
और इस वाले कंपोनेंट जो नीचे आ रहा है ई ए वाले का, इसके भी हम घटक में बांट लेते हैं। तो इसके घटक देखिएगा, ये वाला कौन सा हो गया, ई ए साइन थीटा परपेंडिकुलर वाला, और ये वाला कौन सा हो गया, ई ए कोस थीटा। तो देखिएगा ये हमने इसको घटकों में विभाजित कर लिया। जो शुरू में ग्रीन थे ब्लू लाइन से जो मैंने दे रखे हैं ये ओरिजिनल थे, तो जो ग्रीन वाले हैं ई बी के घटक हैं और जो रेड वाले हैं वो ई ए के घटक हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा कि ये ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। केवल और केवल ई बी कोस थीटा और ई ए साइन थीटा, सॉरी ई बी कोस थीटा और ई ए कोस थीटा दोनों कैसे हैं, एक दिशा के अंदर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है हमने यहाँ पे यूज किया है इस वाले रीजन के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा मैंने लिखा है कि माना एक द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है, 2a है, ठीक है ना, और केंद्र से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिएगा अब हम त्रिभुज APO से बात करते हैं, AOP से या APO भी बोल सकते हैं हम। तो देखिए इस त्रिभुज में अगर हम आते हैं, ये जो त्रिभुज है मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ इसको देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये वाला त्रिभुज ट्राइंगल है जो, इसके अंदर क्या है कि ये वाला एंगल है 90 डिग्री पर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो जब पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल करेंगे तो ये बेस हो गया a और ये डिस्टेंस कितनी है, r है। तो ये वाली जो हाइपोटेनिस है वो कितनी हो जाएगी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास जो AP साइड थी उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अगर हम AP का स्क्वायर करेंगे तो इस साइड का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ से समझाया हुआ है इसको कि इस ट्राइंगल से AP का है स्क्वायर वो कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब हम इस द्विध्रुव की वजह से यानी EA इस वाले चार्ज की वजह से जो A पर रखा हुआ है इसकी वजह से इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। आपको पता है कि किसी भी चार्ज की वजह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है EA की वजह से हम निकाल रहे हैं, वो कितनी होती है, KQ/r स्क्वायर। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है r, ये कितनी है, ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, अगर हम निकालें EA वो हो जाएगी KQ/a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारे पास। ऐसे जब हम इस B के लिए निकालेंगे तो वो भी कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों चार्ज समान है, KQ/r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, हमने AB के लिए भी कैलकुलेट कर चुके हैं हम और EA के लिए भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि दोनों का परिणाम क्या है, समान है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं या परपेंडिकुलर कंपोनेंट है साइन थीटा वाले, वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वहाँ से। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कौन कौन से, EA कोस थीटा और EB साइन कोस थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। आपको पता है EA और EB का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ से E1 और E2 को हमने किसके बराबर मान लिया, E के। तो दोनों का सम कितना हो गया, 2E कोस थीटा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा हम यहाँ से आते हैं, किसी भी बिंदु चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ/r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं a की जगह। अब बात करते हैं कोस थीटा की। देखिएगा इस ट्राइंगल के अंदर आते हैं हम वापस से। इस ट्राइंगल के अंदर देखिएगा अगर हम कोस थीटा की बात करें, कोस थीटा क्या होता है बच्चों, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर जो बेस अपॉन हाइपोटेनिस है वो क्या होता है, कोस थीटा। तो इस ट्राइंगल के अंदर देखिएगा बेस क्या हो गया, अगर हम बेस की बात करें तो ये वाली साइड बेस होगी और ये वाली साइड क्या होगी,
सॉरी ये हाइपोटेनिस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ से कोस थीटा निकालेंगे तो बेस ए अपॉन हाइपोटेनिस कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस ये कितना हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा हमने ई वी की वैल्यू को कंसीडर कर चुके हैं और कोस थीटा की वैल्यू को भी कंसीडर कर चुके हैं। अब हम इस इक्वेशन में हम ई की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और कोस थीटा की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है आपके पास, हमने इसको सोल्व कर लिया, यानी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, ये ई की वैल्यू होगी और ये किसकी वैल्यू होगी, कोस थीटा की। अब देखिएगा 2kq इंटू ए अपॉन, यहाँ से देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ यहाँ पर कि आपके पास दे रखा है एक तो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और इसी के साथ आपके पास क्या है, आर स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। तो किसी भी संख्या का जो रूट होता है उसका मीन्स क्या होता है, हाफ पावर। ठीक है, तो यानी 1 प्लस अगर हम हाफ करते हैं तो वो कितना हो जाता है, 3/2। तो यहाँ से देखिएगा कि हम जो ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इन दोनों की पावर को जब ऐड करेंगे ये वाली, तो वो कितनी हो जाएगी, 3/2। और आपको पता है लेंथ इंटू चार्ज 2a इंटू क्यू वो किसके बराबर होता है, p के बराबर हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ से क्या हो गया, ये किसी भी द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि कैसे है। वापस से मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि हमने क्या किया है, ई की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं और कोस थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पे कंसीडर कर चुके हैं। ये रही, हमने ई की वैल्यू और कोस थीटा की जगह ये वैल्यू रखी यहाँ से और इसको सोल्व कर लिया हमने। ठीक है, नीचे पावर देखो ये 1 है और ये कितनी है, रूट का मतलब क्या हो गया, हाफ। तो 1 और हाफ को ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3/2। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो वो कितना आता है आपके पास, -kp/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि जो बल आघूर्ण है, जो द्विध्रुव आघूर्ण है और विद्युत क्षेत्र है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका, अगर ए है वो बहुत छोटा है आर से, तो क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 बचेगी, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसकी पावर है सॉरी आर की पावर 2 बचेगी इंटू 3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, आर की पावर 3। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में कि जो अक्षीय और निरक्षीय इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:2। ये कहाँ से आया बच्चों, देखो कल हमने अक्ष पर जो निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड वो आया था आपके पास याद हो तो kp/r3, और आज हमने जो निरक्ष पर निकाला है वो कितना है, 2kp/r3। तो यानी इन दोनों का जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, 1:2। ठीक है, यहाँ तक। इसके अलावा देखिएगा ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि समान आवेश में एक द्विध्रुव रखा हुआ है, उसके ऊपर जो बल आघूर्ण है, टॉर्क कितना लगता है, यानी वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा मान लेते हैं कि ये कि डायग्राम से समझाता हूँ मैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये इस तरह से एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर एक द्विध्रुव रखा हुआ है, ये वाला ग्रीन लाइन से जो मैंने शो किया है वो क्या रखा है कि द्विध्रुव रखा है जिसका बी पर माइनस चार्ज है और ए पर प्लस चार्ज है। और ये जो द्विध्रुव है ये कितने कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पे रखा हुआ है, समझ में आ गया। और इस द्विध्रुव की कुल लंबाई कितनी है, 2a के बराबर कुल लंबाई है। यहाँ तक को देखकर अब देखिए क्या होता है कि ये जो प्लस चार्ज है, द्विध्रुव का जो प्लस चार्ज है ये वाला प्लस क्यू, इसके ऊपर आपको पता है धनात्मक आवेश पर हमेशा विद्युत क्षेत्र की तरफ ही क्या लगता है, बल लगता है, और जो ऋणात्मक आवेश होता है उसके ऊपर हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, जो बी पर रखा हुआ है। तो देखिएगा इस द्विध्रुव के ऊपर 2 बल लग रहे हैं, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, तो दोनों बल का परिमाण क्या है, समान है। ठीक है,
दोनों बल का परिमाण समान है, इसलिए अगर आपसे पूछा जाता है कुल बल तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन दोनों बल हैं वो अलग अलग बिंदुओं पर लग रहे हैं, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर कुल बल तो 0 हो जाएगा, लेकिन बल आघूर्ण क्या होगा, वो उत्पन्न हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये द्विध्रुव है, ये घूमने की कोशिश करेगा। इसके बारे में हमें बात करनी है। तो ये हमने इसकी दिशा के बारे में बता रखा है कि क्या क्या रखा हुआ है, ठीक है। प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, माइनस क्यू रखा हुआ है ए पर, इस तरह से, जिससे होता है कुल बल कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा इसके अंदर उत्पन्न होगा। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको पता है बल आघूर्ण, ठीक है ना, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था बल आघूर्ण के बारे में। उसका मान होता है बल गुणा में दोनों बलों के बीच की दूरी। तो देखिएगा चित्र से वापस से हम बात करते हैं कि यहाँ पर किसी भी चार्ज के ऊपर जो बल लग रहा है वो कितना है, QE, और दोनों बल हैं, ये बल और ये बल, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, PE sin थीटा, ठीक है भाई, बल इंटू लंबवत दूरी, तो QE इंटू 2a, यहाँ पे sin थीटा लिखोगे, sin थीटा यानी 2AE इंटू साइन थीटा। और आपको पता है जब भी साइन थीटा हटता है तो वो क्या होता है, दो वेक्टर के बीच में क्रॉस आ जाता है। डॉट कब आता है, जब कोस थीटा होता है, और क्रॉस कब आता है, जब साइन थीटा होता है। तो बल आघूर्ण का मान कितना होता है, PE साइन थीटा, ठीक है। अब देखिएगा बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, ठीक है। और बल आघूर्ण की दिशा कैसे निकालते हैं हम, दक्षिणावर्ती पेच नियम अनुसार निकालते हैं, ठीक है। अब विशेष स्थिति क्या है कि जब थीटा 0 डिग्री है तो आपको पता है PE साइन थीटा, थीटा 0 लिखा हमने, और साइन 0 कितना होता है, 0, तो जो बल आघूर्ण है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, स्थायी साम्य अवस्था। दूसरा क्या है कि जब थीटा 180 डिग्री होता है तो आपको पता है साइन 180 डिग्री कितना होता है, -1, ये -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, PE माइनस का हो गया वापस से, इसको हम क्या बोलते हैं, अस्थायी साम्य अवस्था। अगर थीटा 90 डिग्री है तो आपको पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। तो जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, PE। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। अगर कोई दिक्कत है तो आप ग्रुप के अंदर अपना कमेंट कीजिए, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है तो आप उस टॉपिक को मुझे ग्रुप में नोट करा देना। इसके अलावा जो कल है आपको इसके सारे जो एग्जाम्पल हैं और जो क्वेश्चंस हैं बैक साइड के वो सोल्व करने हैं। अगर उनमें किसी में दिक्कत है तो हम बात करते हैं कल। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।